हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर विल सी फैराडेज सेकंड लॉ। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज सेकंड लॉ। तो क्या है फैराडेज सेकंड लॉ, ये आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं। फैराडेज फर्स्ट लॉ में ये था कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो अगर कोई कॉइल से लिंक होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये था हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ, राइट। फैराडे के फर्स्ट लॉ में वहां पे ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। वो इंफॉर्मेशन इस लॉ में दिया है फैराडेज सेकंड लॉ में कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करेक्ट। तो आप ये समझ लो कि फैराडे सेकंड लॉ का काम क्या है, बस काम इतना ही है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में जब एक मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो लिंक होता है कॉइल से। तो या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो जब कॉइल से लिंक होगा तो उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमको फैराडे सेकंड लॉ में देखने मिलने वाला है। अच्छा, तो क्या है फैराडे सेकंड लॉ में ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो देखते हैं, करेक्ट। चलो देखते हैं। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप देख रहे हो ई मीन समझ लो, जब मैं ई लिख रहा हूं तो आप समझ लो कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये जो है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, रेट समझ में आता है ना, टी मैंने नीचे अगर मैंने डिनोमिनेटर में टी लिखा है तो रेट के हिसाब से, राइट, मींस टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ, करेक्ट ना, डी रिप्रेजेंट करता है हमको चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा बेसिक सा, इसको मैं और भी डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा, बस अभी के लिए तो जस्ट ये समझो कि जो मैंने बता रहा हूं ये ही आपका फैराडे सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनना बहुत। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल is directly proportional to rate of change of magnetic flux through the coil। क्लियर पॉइंट, आप देख सकते हो यही वो चीज यहां पे लिखा जो मैंने बोला वही है, यहां पे स्टेटमेंट लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। क्लियर। अच्छा, तो ये तो मैथमेटिक्स से थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही बताऊंगा, डरना मत, ये बताता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर मैं ये मैग्नेट वाला पार्ट हटाऊं तो ऐसा आता है, ई is equal to minus k d phi by dt, ये होता है, राइट। k क्या है? k is a proportionality constant। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर चलो हम ऐसा देखते हैं, if e means EMF, phi means flux, t time, अगर मैं e phi और t को एक ही यूनिट में देखो, एक ही ऐसा समझो, हम ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, राइट। अगर मैं E, phi और T को एक ही यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, मींस एक सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो उस टाइम पे K का वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर। तो हम ऐसा लिखते हैं, देखो वैसे हमने यहाँ से ये जो पॉइंट जो मैंने मैथमेटिक्स लिखा, ये मैथमेटिक्स से ही मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है। क्लियर, ये बात समझ लो। फिर मैं ऐसा पॉइंट बोलता हूँ कि इफ, अगर हम इफ E समझ में आता है ना, EMF, इफ EMF फ्लक्स एंड T means time, right, are expressed, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने expressed किया है, are expressed in same unit, एक ही यूनिट में, एक सेम सिस्टम ऑफ यूनिट लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर है, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर ऐसा है, देखो जो मैंने लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं E, phi और T को एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में चेक करता हूं तो उस टाइम पे देन द वैल्यू ऑफ K, इस टाइम पे देन द वैल्यू जो है ना, वैल्यू ऑफ जो K है ये बन जाता है 1। तो अगर K का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो दिस, ये जो दिख रहा है ये है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। बेसिकली जो फॉर्मूला है वो अभी और भी करने बताऊंगा मैं आपको। चलो पहले मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको ये सिखा देता हूँ कि ये क्या लिखा क्या है मैंने। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। चलो मैं एक बार रिकैप करा दूँ क्या क्या हुआ यहाँ पे। मैंने ये बताया कि फैराडे सेकेंड लॉ में मिलता क्या है हमको फैराडे सेकेंड लॉ में ये पता चलेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल में जब वो कॉइल एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है या फिर एक चेंज इन फ्लक्स से एसोसिएटेड है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, राइट। देखो
एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा सारे स्टूडेंट्स के कि सर जब भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्लियर, और वो कोई कॉइल से एसोसिएटेड है तो उसमें ईएमएफ आता ही क्यों है, क्यों ईएमएफ आता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, राइट। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि सर ईएमएफ कैसे आ जाता है, राइट, ईएमएफ आता कैसे। और हमने पहले भी देखा कि करंट इंड्यूस होता है, वो करंट कैसे इंड्यूस होता है। मैं हर एक चीज आपको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ मैं तुमको यहाँ पे। ओके, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, इतना बड़ा जो लिखा है, ये बहुत एक सेकंड में आपको याद हो जाएगा अगर आपको एक कंसेप्ट समझा जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। समझो हमारे पास ये कंडक्टर है, क्लियर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, क्लियर, ये कंडक्टर है। ओके, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि समझो इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। ओके, चलो हम एज्यूम करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन मैं यार बता रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। कैपिटल आई मैं करंट बता रहा हूं, कैपिटल आई मेरे लिए करंट है। ओके, अच्छा, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्जेस होते हैं, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का डायरेक्शन है और वो जो आई लिखा है वो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन। आप ऐसा ही बोल सकते हो, वो जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होने का डायरेक्शन। वैसे पॉजिटिव चार्ज देखा जाए तो न्यूक्लियस विद स्टेशनरी होता है, वह हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज में नहीं जाएंगे। देखो, तो जो कंडक्टर मैंने एज्यूम किया है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो चार्ज है, जो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन में कंसिडर कर रहा हूं एज अ चार्ज, वो नीचे फ्लो होता है, क्लियर ये चीज। अच्छा, अगर समझो क्योंकि ये कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो इतना तो ऑब्वियस चीज है कि अ कंडक्टर इन विच या फिर थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ा होगा, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ये सब चीज देखी है, 10th में भी आपने सब सुना होगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये ओरस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था, राइट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसके आजू बाजू क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, राइट। ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। ऐसा तो अगर समझो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास लाके रख दूं, क्या लाके रख दिया मैंने, एक कंपास लाके रख दिया है। कंपास सबको समझ में आता होगा, राइट ना। समझो मैंने यहाँ पे एक कंपास लाके रख दिया है और ये है कंपास का नीडल, देख रहे हो प्रॉपर्ली कैसा दिख रहा है। ये कंपास का नीडल है, नॉर्थ साउथ जो भी होगा वो डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ है, पॉइंटर वगैरह कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख देता हूं तो होगा क्या, ये कंपास का जो नीडल है जो कि मैग्नेट से बना हुआ है, क्लियर बात समझो, ये जो नीडल है ये मैग्नेट से बना हुआ होता है। तो इस मैग्नेट पे एक फोर्स एक्ट होता है या फिर आप बोल सकते हो एक टॉर्क एक्ट होता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। देखो मैं अभी पूरा सब कुछ एक साथ सम अप करके आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजों से आपको, ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ उससे आपको ये पूरा स्टेटमेंट एकदम इजीली तरीके से याद हो जाएगा क्या हो रहा है। इस चीज को रट्टा नहीं मारना, इसको समझो जरा क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, करेक्ट, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास लाके रख दूं तो उसका जो नीडल होता है जो कि मैग्नेट से बना हुआ है, उस नीडल पे एक फोर्स एक्ट होता है या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉर्क एक्ट होता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्लियर है ना। ये चीज ओरस्टेड ने बताया था, राइट। ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, अब जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। चार्ज मोशन में है, करेक्ट, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे आ रहा है ना, मींस मोशन में। चार्ज मोशन में है मींस करंट है, करेक्ट। चार्ज जो है मोशन में है मींस करंट है। इसके वजह से क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है, फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो टॉर्क एक्ट होता है। किस पे एक्ट होता है, मैग्नेट पे एक्ट होता है। वो मैग्नेट हमारे केस में ये कंपास का नीडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो जो जो मैं चीज बता रहा हूँ सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कंपास का नीडल हमारे लिए एक मैग्नेट है, करेक्ट है। चीजों को समझो, चार्ज मूव हो रहा है, कंपास का जो नीडल स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन में तो वो स्टेशनरी था, इनिशियल पोजीशन में जो था वो तो स्टेशनरी था, राइट। वो स्टेशनरी मैग्नेट हम उसको एज्यूम करेंगे। तो पॉइंट ऐसा है कि अ चार्ज इन मोशन, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, अ चार्ज इन मोशन मींस क्या, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर ना। अ चार्ज इन मोशन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट करता क्या है,
एग्जर्ट करता है। क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स एग्जर्ट करता है। फोर्स बोल सकते हो आप, टॉर्क भी बोल सकते हो, क्योंकि वो नीडल जो है वो रोटेट हो रहा है ऐसा। क्लियर ना? ओके। अ चार्ज इन मोशन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एग्जर्ट्स फोर्स और टॉर्क ऑन अ स्टेशनरी मैग्नेट। पहले तो वो स्टेशनरी था। अच्छा, वो स्टेशनरी मैग्नेट एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में हमारे लिए मैग्नेटिक नीडल है, मींस कंपास का नीडल है, राइट? ये देख रहे हो आप यहाँ पे कंपास का नीडल है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? बात को जरा समझो। देखो, इजी चीज नहीं बता रहा हूँ, इजी चीज बता तो एक लाइन में खत्म हो जाता वो चीज, राइट? मैं तुमको थोड़ा एकदम हाई लेवल का चीज सिखा रहा हूँ कि ये जो भी मैंने लिखा है, मैं पहली बात तो ये सिखा रहा हूँ कि ईएमएफ आया कैसे। याद है? देखो, प्रैक्टिकली प्रूफ फैराडे के द्वारा किया गया है कि हाँ, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से लिंक होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ आएगा। लेकिन वो ईएमएफ आया कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां से। क्लियर? तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार फिर से, चार्ज इन मोशन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एक्सर्ट्स फोर्स और टॉर्क ऑन अ स्टेशनरी मैग्नेट दैट इज, हमारे केस में वो क्या है? कंपास का नीडल है, राइट? अच्छा, चार्ज मोशन में है, फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे? मैग्नेट पे। क्लियर ना? अब रिवर्स सोचो, रिवर्स सोचो, रिवर्स। क्योंकि हमारा केस क्या है? हमारा केस पता है? बताओ, मैं आपको हमारा केस बताता हूं। ये हमारे लिए कॉइल है। क्लियर? रफ डायग्राम है, जरूरी ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए रफ डायग्राम। कॉइल है, यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है, और मैग्नेट, याद है ना? मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है। हमारे केस में यहां पे कौन मूव हो रहा है? यहां पे चार्ज मूव हो रहा है, मैग्नेट स्टेशनरी है, राइट? ये चीज अगर आपको समझा तो ही ये चीज यहां पे समझ में आएगा, और तो ही आपको समझेगा कि वो ईएमएफ आ कहां से रहा है और वो करंट इंड्यूस कैसे हो रहा है। क्लियर? ध्यान से समझना। देखो, अ चार्ज इन मोशन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट exerts a force or a torque on a stationary magnet चार्ज इन। देखो, मैं कुछ चीज को हाईलाइट कर दूं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देख रहा है? ये मोशन में कौन है? मोशन में चार्ज है। अगर चार्ज मोशन में है तो वो फोर्स या फिर टॉर्क एक्ट कराएगा किस पे? स्टेशनरी मैग्नेट पे। किस चीज पे एक्ट कराएगा? स्टेशनरी मैग्नेट। दिख रहा है ये पॉइंट? स्टेशनरी मैग्नेट पे फोर्स एक्ट तब होगा जब चार्ज मूव होगा। तो इसका रिवर्स सोचो, रिवर्स। चार्ज, हमारे केस में चार्ज स्टेशनरी है, सॉरी, हमारे केस में चार्ज मूव हो रहा है यहां पे, और मैग्नेट स्टेशनरी है, राइट? इससे हमको ये समझना है, उल्टा कर दो। मैग्नेट स्टेशनरी था ना, अब मैग्नेट को मूव कराओ, और चार्ज जो है वो इस कंडक्टर पे पहले तो स्टेशनरी होगा, करेक्ट है? अगर चार्ज मोशन में है तो वो फोर्स एग्जर्ट कराता है स्टेशनरी मैग्नेट पे। क्लियर? अब उल्टा सोचो, अगर मैग्नेट मोशन पे है तो वो फोर्स एग्जर्ट कराएगा चार्ज पे जो स्टेशनरी है कंडक्टर के अंदर या फिर कंडक्टर के सरफेस पे, आप बोल सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक आपको ये चीज समझाया है कि अगर चार्ज मोशन में है तो वो फोर्स एक्ट कराता है स्टेशनरी मैग्नेट पे। तो मैं इसका उल्टा समझ के यहां पे हम इसको समझने का ट्राई कर रहे हैं। स्टेशनरी मैग्नेट फोर्स एक्ट हो रहा था, उल्टा करो, मैग्नेट मूव कराओ तो अब फोर्स किस पे एक्ट होगा? अब चार्ज पे एक्ट होगा, जो ये वाले केस में स्टेशनरी है। अगर कोई चार्ज पे फोर्स एक्ट होता है, समझो ये कंडक्टर है, इसमें जो भी चार्ज होगा सरफेस पे, उस पे अगर फोर्स एक्ट होता है तो वो चार्ज एक साइड मूव हो जाएगा, राइट ना? कोई एक पर्टिकुलर जगह पर चला जाएगा। अगर चार्ज मूव हो रहा है, अगर चार्ज मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? चार्ज मूव हो रहा है मतलब करंट आ गया है। समझ आई बात कि इंड्यूस करंट आया कैसे? करेक्ट ना पॉइंट? तो अगर मैं इस चीज को, जो ये मैंने सिखाया, इसको मैंने अगर ऐसा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो अगर मैग्नेट मोशन में है, मैग्नेट मोशन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मींस टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मींस यही हो गया ना कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एक ही बात हो गई। तो अगर मैग्नेट मोशन में है तो कंडक्टर में जो भी चार्ज होगा वो चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा और वो चार्ज मोशन करने लगेगा। और अगर एक बार चार्ज मोशन करने लगा, इसका मतलब इंड्यूस करंट आ गया है। और एक बार इंड्यूस करंट आ गया है, देखो इंड्यूस करंट कब आता है पहले क्लियर समझो। इंड्यूस करंट तब आएगा जब सर्किट आपका क्लोज्ड है, राइट? अगर यही सर्किट को मैं ऐसा ओपन कर दूं, अगर इसी सर्किट को मैं ओपन कर दूं तो चार्ज मूव तो होगा, लेकिन कहां तक? बस यहां तक, राइट? यहां तक, यहां से थोड़ी मूव हो पाएगा। यहां पे तो ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, राइट? यहां से चार्ज मूव नहीं हो पाएगा। तो ये केस में अगर ओपन सर्किट है तो आपको कुछ तो ईएमएफ यहां पे आपको देखने मिलेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आता है जब सर्किट ओपन होगा, और जब सर्किट क्लोज्ड है तो उस टाइम पे आपको इंड्यूस्ड करंट देखने मिलेगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इंड्यूस्ड करंट आया कैसे, बहुत ईजी है। मैग्नेट अगर मोशन में है तो वो फोर्स एक्ट कराता है किस पे?
कंडक्टर में जो भी चार्ज है उस पे, और एक बार कंडक्टर में जो भी चार्ज है उस पे फोर्स, एक बार चार्ज पे फोर्स एक्ट होने लगा तो चार्ज मूव करने लगता है, और एक बार चार्ज मूव हो गया इसका मतलब करंट आ गया है। पॉइंट क्लियर ना? चार्ज मूव मींस करंट, करंट का डिफाइन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हुआ करंट आ गया, तो वो जो करंट आया चार्ज के फ्लो होने की वजह से उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट तब होगा जब आपका सर्किट क्लोज्ड है। अगर आपका सर्किट ओपन है तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। क्लियर पॉइंट? अब जरा मेरा ध्यान से मेरा पॉइंट समझना, ये याद करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको ऐसे ही, ये देखो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट मैं इसको आपको 2 मिनट में आपको ये बता देता हूँ ये स्टेटमेंट क्या है, ध्यान समझना। ये डायग्राम को रिलेट करते हैं और हमारा इतना बड़ा स्टेटमेंट एक झटके में याद करते हैं। ध्यान देना, पॉइंट सुनो। A charge in motion, clear? A charge in motion, that is electric current. Exert, क्या कर रहा है? exert force, किस पे force? अच्छा, जरूरी है कैसे फोर्स? टॉर्क भी एक्ट हो सकता है। exert फोर्स और टॉर्क ऑन अ स्टेशनरी मैग्नेट। वो स्टेशनरी मैग्नेट हमारे लिए क्या है? कंपस का निडल है। पॉइंट याद है? जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से देखते रहना। A charge in motion means electric current exerts a force or torque on a magnet या फिर stationary magnet that is compass needle। देख लो, a charge in motion current can exert a force that is torque, जो भी हो सकता है, on a stationary magnet that is compass needle। यहां तक ये समझ में आ गया। इसका रिवर्स करते हैं, मैग्नेट हमारे केस में स्टेशनरी था, चार्ज मोशन में था। उल्टा कर दो, चार्ज को स्टेशनरी, जो भी चार्ज है उसको स्टेशनरी ले लो और मैग्नेट का मोशन कराओ। क्लियर ना? तो आगे, हेंस अ मैग्नेट इन मोशन, मैग्नेट इन मोशन का मतलब बताया मैंने आपको, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, मैग्नेट इन मोशन का मतलब क्या है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेट इन मोशन एक्सर्ट्स, क्या एक्सर्ट करेगा? अच्छा, मैग्नेट इन मोशन का मतलब भी लिख लो वहां पे, अ मैग्नेट इन मोशन दैट मींस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज इन द कंडक्टर, कंडक्टर में ना, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन चार्ज इन द कंडक्टर एंड हेंस कॉसेस EMF induced, and hence it causes EMF induced in case of open circuit and current induced in case of closed circuit। closed circuit होगा तो current induce हो जाएगा, अगर open circuit होगा तो EMF induce हो जाएगा। देख लो, अब पॉइंट जो मैंने बताया वो ये देखो, hence a magnet in motion that is time varying magnetic field will exert a force। किस में फोर्स एक्सर्ट करेगा? स्टेशनरी चार्ज पे, राइट? और स्टेशनरी चार्ज है कहां पे? कंडक्टर के अंदर है। exerts a force on a stationary charge inside a conductor and causes the induced EMF, causes induced EMF across the ends of conductor, कंडक्टर का एंड है ना, across the ends of conductor in case of open circuit। ये ओपन सर्किट है, अगर ये क्लोज हो जाए और मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपको करंट मिलेगा, राइट? इस केस में आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है? करंट मिलेगा, करेक्ट? तो अगर क्लोज सर्किट है तो यहाँ पे आपको करंट मिलने वाला है, और अगर ओपन सर्किट है तो आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप सब कुछ पॉइंट जो भी मैंने यहाँ बताया वो क्लियर है, राइट? इस 2 डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि मैंने जो भी चीज बताया वो आया कैसे, राइट? तो आई होप आप देख लो प्रॉपर्ली ये एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने बताया ये आया कैसे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने आधा किया, आधा और अभी कंप्लीट करते हैं। पहले देख लो स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बताया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ईएमएफ आया कैसे या फिर करंट इंड्यूस आया कैसे, राइट? ये तो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने सिखाया वो आपको प्रॉपर्ली समझा है। चलो इस डायग्राम को भी रब करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं हमारा डेरिवेशन को, राइट? तो हमारे टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो बस यहाँ तक है, या फिर एक पॉइंट और है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल में तो कैसे किया जाए। मैं थोड़ा और भी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिर्फ यही ईएमएफ और करंट, ईएमएफ ही नहीं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से फैराडे सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। अच्छा, वो क्या क्या चीजें वो जरा ध्यान देना, पॉइंट, राइट? तो सबसे मेन चीज ये है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप प्रॉपर्ली समझा हुआ है। थर्ड पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, थर्ड पॉइंट में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो कॉइल, अभी ये केस में हम कॉइल लेते हैं वैसे तो, इफ देखो, इफ मैं एज्यूम करता हूं जो फाई डैश है ना, ये फाई डैश वो फ्लक्स है जो सिर्फ एक कॉइल, एक टर्न से लिंक्ड है। कितने टर्न से? वो जो कॉइल था हमारे पास बहुत सारा टर्न का कॉइल, उसमें सिर्फ एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक है वो है फाई डैश। इफ फाई डैश इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ, अच्छा किससे लिंक्ड है? लिंक विथ 1 टन, सिर्फ 1 टन, एक टन से जो फ्लक्स लिंक है वो फाई डैश है, then the EMF, जो EMF होगा पूरे कॉइल से वो कितना होगा? then the EMF at the across the ends बोलते हैं, ज्यादा बेटर होगा, across the ends of, then the EMF
across द, क्योंकि ईएमएफ तो हमेशा अक्रॉस में आएगा, देखा था आपने ओपन सर्किट, देन द ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स, अच्छा एंड्स ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो कितना होगा, n टर्न्स इज क्या होगा वो देखते हैं, ध्यान देना, अगर एक टर्न से फ्लक्स जो है वो फाई डैश है तो n नंबर ऑफ टर्न से जो फ्लक्स होगा वो देखते हैं कितना रहेगा, और वो टाइम पे हम ईएमएफ भी निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा देखो फॉर्मूला तो आपके सामने है ही यहाँ पे। तो E जो है E इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर ये केस में, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी तो आने ही वाला है, माइनस डी बाई डी टी तो आता ही है, लेकिन एक टर्न से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो है फाई डैश, तो 2 टर्न से कितना होगा 2 फाई डैश, 3 टर्न से कितना होगा 3 फाई डैश, 4 टर्न से कितना होगा 4 फाई डैश, n टर्न से कितना होगा n फाई डैश। क्लियर, ये n कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है, तो हम इस n को बाहर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस n, राइट। ये क्या बन जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, माइनस तो ऑलरेडी हमारे पास पहले है, माइनस n d बाई डी टी ऑफ फाई डैश। बात समझ में आई, ये जो मैंने निकाला, तो ये जो भी हमने निकाला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड for a coil having n turn if the flux through 1 turn is phi dash। क्लियर, ये हमारा बेसिक सा एक फॉर्मूला। तो हमने जो जो फॉर्मूला बनाए हैं वो सब देख लेते हैं। ये सबसे मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है। क्लियर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तब यूज़ करना है जब बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं और 1 टर्न का आपको फ्लक्स पता है तो। क्लियर, अब थोड़ा आगे आते हैं, चलो एक काम करते हैं, ईएमएफ तो निकाल लिया, चलो करंट निकाल के देखते हैं करंट कैसे निकाला जाए। अच्छा, करंट निकालने के लिए क्या किया जाए, देखो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट भी तो इंड्यूस होता है, अगर क्लोज सर्किट होगा तो करंट इंड्यूस होगा। देख लो आप यहाँ पे मैंने लिखा है इंड्यूसेस करंट इन केस ऑफ क्लोज सर्किट, राइट। तो क्लोज सर्किट वाले केस में देखते हैं पॉइंट नंबर 4, फॉर इंड्यूस्ड करंट, फॉर इंड्यूस्ड करंट, अगर मैं इंड्यूस्ड करंट निकालूं तो क्या होगा देखते हैं। इंड्यूस्ड करंट कैसा निकाला जाए, बहुत ईजी सा तरीका, देखो बहुत सिंपल सा, ओम्स लॉ पता है सबको, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब हमारे केस में E है, चलो हम ऐसा अज्यूम करते हैं फॉर इंड्यूस्ड करंट, और जो सर्किट है फॉर इंड्यूस्ड करंट थ्रू अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R, सर्किट का कुछ तो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा तभी तो मैं करंट निकाल पाऊंगा। ईएमएफ बात अलग है, मेरे पास ईएमएफ है लेकिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, चलो रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। फॉर इंड्यूस्ड करंट थ्रू सर्किट, थ्रू सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस जो है वो मैं कितना एज्यूम कर रहा हूँ, वो मैं कैपिटल R एज्यूम कर रहा हूँ, कैपिटल R इज माय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, चलो तो फिर तो बेसिक सा फॉर्मूला है, करंट जो होता है वो ईएमएफ अपॉन R लिखा जा सकता है, राइट ना। फिर E का वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है तो बस पुट कर दो। सो द फाइनल आंसर यहाँ पे होगा हमारे लिए क्या होगा, -1/R हमको लिखना पड़ेगा ऐसा, और जो डी फाई बाई डी टी है वो एज इट इज d बाई डी टी ऑफ फाई, करेक्ट। क्लियर, अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखना है तो आप लिख लो यहाँ पे कि I इज इक्वल टू -1/R d फाई बाय डी टी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला है, करेक्ट। बात समझ में, इंड्यूस्ड करंट कैसे निकाला हमने, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 है, जैसे हमने इंड्यूस्ड करंट निकाला, एक काम करते हैं ना, देखो करंट इंड्यूस्ड हुआ है मींस चार्ज का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो। तो देखते हैं कि dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो देखते हैं, करेक्ट। dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ओके। तो पॉइंट ऐसा है कि इन टाइम dt, कितना टाइम हमारे पास dt टाइम में कितना, क्योंकि चार्ज फ्लो तो कोई पर्टिकुलर टाइम में होता है, तो इन टाइम dt चार्ज फ्लो इज गिवन बाय, या फिर चार्ज फ्लो इज देखते हैं, और या फिर गिवन बाय लिखता हूँ तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस लगेगा। और इन टाइम dt चार्ज फ्लो इज गिवन बाय, देखते हैं क्या होता है। देखो बेसिक सा फॉर्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो I का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, I डी टी, तो यहाँ से हम बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि सिंस जो I होता है ये तो होता है डी क्यू बाई डी टी, क्लियर, हेंस द फॉर्मूला फॉर डी क्यू विल बी, डी क्यू का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आई डी टी, ये आई डी टी हो जाएगा। अच्छा एक बात है, हमारे पास ऑलरेडी आई का आंसर है, इंड्यूस्ड करंट का ऑलरेडी आंसर है, जस्ट वहां पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ करंट, या फिर आप बोलो सो द वैल्यू ऑफ
चार्ज फ्लो, करंट नहीं चार्ज फ्लो जो है वो कितना मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई का हमारे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल। एक काम करते हैं आगे करते हैं क्योंकि यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व हो सकता है ये चीज़। तो आई का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/r d∅/dt, ये पुट कर लेते हैं, -1/r d∅/dt इंटू क्या देखो हमारे पास, ये तो मैंने सिर्फ पता है ये किसका वैल्यू पुट किया है, ये जस्ट मैंने तो आई का वैल्यू पुट किया, dt तो अभी एज इट इज बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे dt लिखता हूँ और ये dt और यहाँ वाला dt कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी dq, क्योंकि हम dq निकाल रहे हैं ना, dq निकाल रहे हैं, dq देयरफॉर dq का जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू, dq का आंसर कितना मिला है, dt तो कैंसिल हो गया है, -1/r इंटू d∅। बात समझ में आई क्या किया मैंने यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज फ्लो इन टाइम dt, ये टाइम dt में जो चार्ज फ्लो होगा उसका फॉर्मूला है, क्लियर। और ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा एक बात है, अगर मैं d लिख रहा हूं, तो इतना तो क्लियर है कि मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं। क्या हम इंस्टेंट, ये है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये है इंस्टेंटेनियस करंट, करेक्ट ना, इंस्टेंटेनियस करंट इंड्यूस्ड। ये तो चार्ज का फ्लो, इंस्टेंटेनियस चार्ज फ्लो मींस इन टाइम जो भी होगा dt। अच्छा अगर मुझे एवरेज में आना है तो क्या किया जाए, बहुत सिंपल है, एवरेज अगर आपको निकालना है तो ये d जो लिखा है इस d को आप रिप्लेस कर दो डेल्टा से, क्लियर ना। तो अगर मैं पूछूं कि इन टाइम डेल्टा t, dt नहीं डेल्टा t, जो भी एवरेज पैरामीटर आएंगे वो देख लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कितना पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लिखने का स्पेस है, यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं और एक पॉइंट और लिखते हैं, जो 6th पॉइंट हमारा होगा, क्लियर, यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट नंबर 6, क्लियर। तो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, चलो। पॉइंट नंबर 6 ऐसा है कि अगर मैं टाइम डेल्टा टी एज्यूम करूं तो जो भी पैरामीटर है वो सारे एवरेज पैरामीटर हमको मिलेंगे, राइट। फॉर टाइम डेल्टा टी एवरेज क्या क्या निकालना है, एवरेज आपको ईएमएफ निकालना है, एवरेज ईएमएफ, करंट एंड चार्ज फ्लो, एंड चार्ज जो है चार्ज फ्लो इज गिवन बाय। तो क्या होगा आंसर, ये केस में देखते हैं, क्लियर। देखो ध्यान देना, मैं एवरेज पैरामीटर निकाल रहा हूं, मींस डी दिखना ही नहीं चाहिए, डेल्टा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले ई लिखते हैं, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी रिटन एज, ये देखो ई का मैं आंसर लिख रहा हूं, ई विल बी इक्वल टू माइनस डी, सॉरी डी नहीं आएगा ये केस में, मैंने आपको क्या बताया, डी के जगह पे हमको यूज करना होगा डेल्टा, क्योंकि डी तो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस को, राइट। सो माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, एवरेज। अच्छा इंड्यूस्ड अगर मैं इंड्यूस्ड करंट निकालू एवरेज फॉर्म में, एवरेज इंड्यूस्ड करंट, तो वो कितना होगा, आई का आंसर आपको यहाँ से दिख ही रहा है, आई इज इक्वल टू -1/r होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, चेक कर लो, क्लियर है, -1/r डेल्टा फाई बाय डेल्टा, मीन्स करना क्या है, अरे डी को आपको डेल्टा से रिप्लेस करना है, दैट्स इट, सिंपल सा कंसेप्ट। चलो ये चार्ज फ्लो भी निकाल लेते हैं हम, चार्ज फ्लो डी क्यू नहीं लिखना है, डेल्टा क्यू लिखना पड़ेगा, राइट। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू विल बी इज इक्वल टू -1/r इंटू डेल्टा फाई, चेक कर लो, राइट है, करेक्ट, -1/r इंटू डेल्टा फाई। तो ये जो भी हमने निकाला है ये है एवरेज पैरामीटर्स का आंसर, ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये एवरेज इंड्यूस्ड करंट है, ये आपका समझो चार्ज का फ्लो है इन टाइम डेल्टा टी, क्लियर। तो ये जो भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें है, ये एमएचटी सीईटी जेडब्ल्यू वगैरह में थोड़ा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं, क्लियर। तो हम जस्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं, मैं टेक्स्ट बुक से आगे का भी आपको बहुत सारा कंटेंट लेक्चर के अंदर ही बता देता हूँ, ओके। तो ये जो हमने पढ़ा है फैराडेज का सेकेंड लॉ पढ़ा है एकदम डिटेल में, करेक्ट, कि फैराडेज सेकेंड लॉ को हम डिटेल में कैसे पढ़ा जाए, तो ये मैंने पूरा A to Z आपको बता दिया विथ नोट्स के साथ। आप देख सकते हो ये लेक्चर में आपको नोट्स तो मिल ही रहा है, साथ में वीडियो लेक्चर भी है, करेक्ट। तो ये नोट्स को प्रॉपर्ली आपका प्रिपेयर करना आपका काम है, राइट। तो आई होप अभी तक आपको प्रॉपर्ली समझा है, कैसा था यहाँ पे स्टेटमेंट हमने देखा, फिर हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें, फिर मैंने मैथमेटिक्स बताया आपको कुछ, राइट। टोटल हमने 6 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं मैथमेटिक्स में, क्लियर, ओके। आई होप सब कुछ समझा है प्रॉपर्ली, ओके, थैंक यू।